Today we will discuss diseases of digestive system. Diseases of digestive system. Digestive system. The first disease which we will discuss is ulcer. Ulcer is the disease of digestive system. Ulcer is definition is destruction of mucosal lining. जब म्यूकोजल लाइनिंग की डिस्ट्रक्शन हो जाए. व्हाट इज म्यूकोजल लाइनिंग? सपोज दिस इज stomach or duodenum. So it consists of many layers. Many muscular layers. ये जो सबसे इनसाइड पे लेयर है इसको कहते हैं म्यूकोजा. जब ये म्यूकोजा डिस्ट्रक्ट तो इसको कहते हैं अल्सर. म्यूकोजा की डिस्ट्रक्शन क्यों होती है? किस वजह से? काज क्या है? काज देयर आर two things. One is HCl and second is म्यूकस. स्टमक में दो चीज़ें होती है, HCl होता है और एक म्यूकस होता है. म्यूकस स्टमक को प्रोटेक्ट करता है. म्यूकस इस म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करता है. म्यूकस एक सिक्रीशन है जिसमें बाइकार्बोनेट होते हैं जो इस म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करता है, अल्सर से प्रोटेक्ट करता है. जबकि HCl एसिड है, ये म्यूकोजा को डैमेज करता है. जब HCl नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाए तो ये म्यूकोजा को डिस्ट्रक्ट करता है. जब म्यूकस नॉर्मल अमाउंट से कम हो जाए तो म्यूकोजा को डिस्ट्रक्ट करता है. सो म्यूकोजा की डिस्ट्रक्शन दो वजह से होती है. या HCl ज़्यादा हो जाते हैं, HCl इंक्रीज़ या HCl इंक्रीज़ हो जाता है या म्यूकस डिक्रीज़. सो ये दो वजह है, अल्सर फॉर्मेशन के दो वजह है. अब HCl इंक्रीज़ क्यों होता है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज जो होता है अल्सर का वो है H. पाइलोरी. H. पाइलोरी ये बैक्टीरिया है. ये नॉर्मली स्टमक में बैक्टीरिया है, लेकिन ये बैक्टीरिया ये 60% जो अल्सर होते हैं वो इस वजह से होते हैं, H. पाइलोरी की वजह से. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. H. पाइलोरी HCl को इंक्रीज़ करता है और म्यूकस को डिक्रीज़ करता है. जब HCl ज़्यादा हो जाता है तो अल्सर म्यूकोजा को डिस्ट्रक्ट करता है और अल्सर बन जाता है. H. पाइलोरी इंक्रीज़ HCl, H. पाइलोरी डिक्रीज़ म्यूकस. इस वजह से जो म्यूकोजल लाइनिंग होते हैं उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है और अल्सर बन जाता है. इसके अलावा भी बहुत से वजह हैं. स्ट्रेस की वजह से भी म्यूकस डिक्रीज़ हो जाता है. इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल एस्पिरिन है, ब्रूफीन है, नॉर्मल कॉमन ड्रग्स है. इसकी वजह से भी अल्सर हो सकता है. इसका अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इससे भी अल्सर हो सकता है. इसके अलावा सिगरेट और कॉफ़ी भी अल्सर के काजेज़ हैं. इसके अलावा स्पाइसी फूड भी अल्सर के काजेज़ है. तो ये है अल्सर का ट्रीटमेंट. मेन ट्रीटमेंट जो है वो H. पाइलोरी का ट्रीटमेंट है. अगर किसी शख्स में H. पाइलोरी है तो H. पाइलोरी को ट्रीट करने के बाद अल्सर ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है. H. पाइलोरी को ट्रीट करने के लिए एक थेरेपी होती है जिसे कहते हैं ट्रिपल थेरेपी. ट्रिपल थेरेपी किसे कहते हैं? ट्रिपल थेरेपी मीन्स 3 ड्रग्स.
3 ड्रग्स कौन से होते हैं? इसमें 2 एंटीबायोटिक्स होते हैं, 2 एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करते हैं, एच पाइलोरी बैक्टीरिया को किल करते हैं। और एक होता है एसिड सप्रेसर। एसिड सप्रेसर का काम होता है HCl को डिक्रीज़ करना। तो ये है ट्रिपल थेरेपी। इसके अलावा ट्रीटमेंट है कि हम जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एस्पिरिन है, ब्रूफीन है, इसको ज़्यादा नहीं, इसको अवॉइड करें। इसके अलावा सिगरेट और कॉफ़ी जो है इसका इस्तेमाल भी कम करें। तो ये है अल्सर का ट्रीटमेंट। सेकेंड डिजीज़ इज़ ओबेसिटी। Obesity, what is obesity? Obesity is caused by imbalance between calorie intake and use or consumption। कैलोरी इंटेक का मतलब है जो खुराक हम खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं, उसको कहते हैं कैलोरी इंटेक। यूज़ और कंजम्पशन का मतलब है जो हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब जब कैलोरी इंटेक ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज़, और यूज़ कम हो जाए, डिक्रीज़, तो इसकी वजह से ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी इसकी वजह से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स ज़्यादा खुराक खाता है और कम इस्तेमाल कर रहा है, मतलब उसकी डेली एक्टिविटीज़ कम है, वो खुराक को पूरा का पूरा यूज़ नहीं करता, तो जो एक्स्ट्रा फूड होता है, जो इस्तेमाल नहीं होता, जो एक्सेस होता है, जो खुराक रह जाता है, तो उससे फैट सेल्स बनते हैं, फैट सेल्स। और ये फैट सेल्स जो है इसको कहते हैं ओबेसिटी। तो ओबेसिटी क्या है? इम्बैलेंस बिटवीन कैलोरी इंटेक एंड कैलोरी कंजम्पशन। जो अगर खुराक ज़्यादा हो जाए और इसका इस्तेमाल कम हो जाए, मतलब एक बंदा है वो सेडेंट्री है। सेडेंट्री का मतलब है वो उस ज़्यादातर एक जगह पर बैठा रहता है और उसका एक्सरसाइज भी कम है, लेस एक्सरसाइज। तो वो सारा खुराक वो जो खाता है वो कंज़म नहीं करेगा। जब वो सारा खुराक कंज़म नहीं करेगा तो खुराक रह जाएगा जिस्म में। जो खुराक रह जाएगा उससे फैट सेल्स बनेंगे, और उस फैट सेल्स को जब बनेंगे तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा इस बंदे का, और वो जब उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कहते हैं ओबेसिटी। ज़्यादातर फैट सेल्स एब्डोमेन में, बेली में, एब्डोमिनल जो बेली है इसमें स्टोर होते हैं, तो वो बंदा ओबीस हो जाएगा। अब ओबेसिटी की इसकी नुकसानात क्या हैं? इसकी नुकसानात जो है ये ज़्यादातर जो ब्लड विसल्स है इसको और डिस्ट्रॉय करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डिज़ीज़ है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़। कोरोनरी आर्टरी हार्ट में होती है, तो ये कोरोनरी आर्टरी को नैरो करता है। इसमें जो फैट्स होते हैं ये वो कोरोनरी आर्टरी को नैरो करते हैं, तो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो अपना काम सही नहीं कर सकता। इसके अलावा गाल स्टोन्स बनते हैं, जो हमारा गाल ब्लैडर है इसमें स्टोन्स बनते हैं ओबीस पीपल में। इसके अलावा मेनी टाइप ऑफ कैंसर्स इसकी वजह से बन सकते हैं। तो ओबेसिटी जो है वो बहुत सारे डिजीज़, ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। इसके अलावा कैलोरी इंटेक के अलावा और ओबेसिटी क्यों आती है? जब बंदा ज़्यादा खुराक खाता हो और कम इस्तेमाल करता हो, मतलब एक्सरसाइज कम करता हो, सेडेंट्री हो, एक जगह पर बैठता हो। इसके अलावा इसकी और काजेज़ जो है वो है जेनेटिक का मतलब ये है कि उसकी खुराक भी सही है, वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, लेकिन उसके जीन्स में मसला है। ये फैमिलीज़ में रन करता है ये डिज़ीज़। बंदे के फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स को भी ओबेसिटी होती है, तो उसको भी ओबेसिटी हो जाती है। तो इसको कहते हैं जेनेटिक। इसके अलावा एज एंड सेक्स, ये भी काजेज़ है। जब
उम्र बढ़ने के साथ साथ भी ओबेसिटी हो जाती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ जो मसल टिश्यू है वो कम हो जाता है। और फीमेल्स में ज़्यादातर मस्कुलर टिश्यू कम होता है, तो वो ओबीस होते हैं। क्योंकि मसल्स जब कम होते हैं तो आपका कैलोरी यूज़ और कैलोरी कंजम्पशन कम हो जाता है। मसल्स जब कम होते हैं तो कैलोरी यूज़ और कैलोरी कंजम्पशन कम हो जाता है, तो इसकी वजह से ओबेसिटी होती है। इसके अलावा डिप्रेशन और प्रेगनेंसी ये भी एक्स्ट्रा काजेज़ है ओबेसिटी की। नाउ अब हमें किस तरह पता चलेगा कि हम ओबीस है या नहीं? तो इसके लिए एक फार्मूला है BMI फार्मूला है, जिसकी वजह से हम बेसिक मेटाबॉलिज्म इंडेक्स जो है, इससे हमें पता चलता है, बॉडी मास इंडेक्स से हमें पता चलता है कि हम ओबीस है या नहीं। बॉडी मास इंडेक्स एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, वेट डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसकी वजह से वेट इन किलो, तो ये जो फार्मूला है वेट इन किलोग्राम और हाइट इन मीटर और स्क्वायर, ये एक फार्मूला है। इसके अलावा भी वेट आप पाउंड में भी ले सकते हैं, आपकी बुक्स में वेट पाउंड में लिया गया है, लेकिन यहाँ पर वेट किलोग्राम में है। ये फार्मूला भी सही है और वो भी सही है, लेकिन ये इजी है। ये इस फार्मूले से हम पता लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का BMI आ गया 25, तो 25 वो ओवरवेट है, 25 से कम जो है वो नॉर्मल है, 25 या इससे जब ज़्यादा हो जाता है तो ये है ओवरवेट। BMI अगर 18.5 से 24.9 तक हो तो ये नॉर्मल है। 18.5 से 24.9 तक हो तो ये नॉर्मल है। अगर 25 हो गया तो ये फिर नॉर्मल नहीं है, ये ओवरवेट है। लेकिन ओवरवेट का मतलब ये नहीं है कि वो ओबीस है, क्योंकि 29 तक 29.9 तक ये ओवरवेट है लेकिन ओबीस नहीं है। अगर ये 30 हो गया तो फिर हम इसको कहते हैं ओबीस, 30 को हम फिर ओबीस कहेंगे। 24.9 तक नॉर्मल, 29.9 तक ओवरवेट है लेकिन ओबीस नहीं है। 30 या 30 से ज़्यादा 30 to 39 तक फिर ओबेसिटी है, और 39 सब जब इससे भी ज़्यादा हो जाए तो फिर वो फिर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है? अब इसका ओबेसिटी का ट्रीटमेंट क्या है? तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है वो ये है कि हम अपने जो कैलोरी इनटेक और यूज़ है इसमें बैलेंस पैदा करें। मतलब जितना हम यूज़ करते हैं, कंज़म करते हैं, तो इतना हम खाएं। अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो फिर हमें ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से ओबेसिटी कम हो जाती है। इसके अलावा जो फूड है, कैलोरीज है, इसमें हम अगर फैट्स का इस्तेमाल कम करें और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा करें तो फिर इससे भी ओबेसिटी कम हो जाएगी। फैट्स कम करें और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा करें तो इससे भी कम हो जाती हैं। अगर फिर इससे भी कंट्रोल नहीं हुई तो फिर इसको हम मेडिकेशन से कंट्रोल करते हैं। बहुत से मेडिसिन है, फिर हम इससे कंट्रोल करेंगे। लेकिन जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है बैलेंस बिटवीन कैलोरी इनटेक एंड इट्स यूज़ कंजम्पशन। So the next disease is bulimia nervosa and anorexia nervosa. ये दो डिजीज़, इसमें बहुत से कॉमन पॉइंट्स भी है और डिफरेंट पॉइंट्स भी है। सबसे पहले हम डिफरेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे कि इसमें डिफरेंसेस कौन से हैं, फिर कॉमन पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो डिफरेंट पॉइंट्स में ये है कि ये जो बुलिमिया, कॉमन पॉइंट्स में ये है कि ये दोनों साइकोलॉजिकल डिजीज़ हैं। साइकोलॉजिकल डिजीज़ का मतलब ये है कि इसमें बॉडी में कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी नहीं होती, स्टमक का प्रॉब्लम भी नहीं है, इंटेस्टाइन भी ठीक है, लेकिन बंदे का सोच जो है वो ख़राब है। वो अपने उसका जो माइंड सेटअप है वो अपने आप को डिज़ीज़ ख़ुद जो है उसके माइंड की वजह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बुलिमिया नर्वोसा जो है, इसमें पेशेंट क्या करता है कि वो खुराक ज़्यादा खाता है, खुराक ज़्यादा खाता है। ही ईट फूड अलॉट ऑफ खुराक, लेकिन वो फिर क्या करता है, इसके बाद वो वोमिटिंग करता है या एक्सरसाइज करता है
पहले ज़्यादा खुराक खाता है, फिर वो वोमिटिंग और एक्सरसाइज से इस खुराक का जो है वो उसको लॉस करता है। और एनोरेक्सिया नर्वोसा में वो पेशेंट वो समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा फैटी हूँ, ओबीस हूँ। पेशेंट जब अपने आप को ओबीस समझता है, हालांकि वो नॉर्मल होता है, वो ओबीस नहीं होता, लेकिन वो समझता है कि वो फैटी है या ओबीस है, वो हालांकि वो नॉर्मल होता है। बुलीमिया में वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा खुराक खाता है, फिर वो उस खुराक को वोमिटिंग या एक्सरसाइज की वजह से फिर वो खुराक को लॉस करता है, मतलब उसको वो खुराक फ़ायदा नहीं देता। तो इसमें पेशेंट नॉर्मल होता है। इसमें पेशेंट का वेट जो है, फिर क्या, जब वो ये समझता है कि वो ओबीस है या फैट है, तो इसके बाद वो एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। वो समझता है कि वो ओबीस है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से उसका वेट लॉस हो जाता है, वेट उसका कम हो जाता है। जब उसका वेट लॉस हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो जाती है। जबकि बुलीमिया नर्वोसा में जब वो वोमिटिंग करता है और एक्सरसाइज की वजह से वो फूड लॉस करता है, तो इसकी वजह से भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सो बुलीमिया नर्वोसा ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, और इसमें वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा खुराक खाता है, और फिर उस खुराक को बॉडी से वोमिटिंग के ज़रिए या लेग्जेटिव के ज़रिए, लेग्जेटिव क्या है, जिसके जब वो बंदा खाता है तो वोमिट करता है। इसके अलावा इसमें पेशेंट को डिप्रेशन होता है, और जो साइकोट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इसके साइन सिम्टम्स ये है कि वो जो फूड होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। जब इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं और ईटिंग जो है वो अलॉट ऑफ ईटिंग, वो इतना खाता है कि जब वो उसको पेन हो जाता है, इतना खुराक खाता है कि उसको पेन हो जाता है, पेन। इसके अलावा उसका बॉडी वेट जो है, वो कभी अप होता है और कभी नॉर्मल से डाउन हो जाता है। इसके अलावा उसको कभी डायरिया होता है और कभी कॉन्स्टिपेशन, अगर वो फीमेल है तो उसकी मेंस्ट्रुएशन इसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसके अलावा उसको डिप्रेशंस होती हैं। जबकि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, इसमें पेशेंट इसको सेवियर वेट लॉस होता है। इसमें वेट अप डाउन नहीं होता, वेट लॉस, सेवियर वेट लॉस इसमें होता है। और एनोरेक्सिया के जो पेशेंट होते हैं वो भी खुराक बहुत ज़्यादा कम करते हैं। इसके अलावा या तो खुराक कम करते हैं या एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो ओबीस है। और वोमिटिंग भी, लेग्जेटिव और वोमिटिंग, ये दोनों, लेग्जेटिव और वोमिटिंग इसमें भी कॉमन है। लेग्जेटिव और वोमिटिंग दोनों में कॉमन है, लेग्जेटिव और वोमिटिंग दोनों में कॉमन है। फिजिकल साइंस में वेट लॉस है, मेंस्ट्रुएशन में भी प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम होती है अगर फीमेल है। इसके अलावा हेयर प्रॉब्लम होता है, और हेयर एंड स्किन प्रॉब्लम, हेयर थिन हो जाते हैं और स्किन जो है वो ड्राई होता है, ड्राई स्किन होता है, और हेयर जो है वो थिन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स की कमी की वजह से फैटीग होता है, क्योंकि बॉडी को नॉर्मल नरिशमेंट नहीं मिलती है। हार्ट प्रॉब्लम होती है और बोन प्रॉब्लम होता है, बोन में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो सेम है, वो साइकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी दोनों का ट्रीटमेंट है। फूड प्रॉब्लम जो है उसको हल करना है, ताकि वो बहुत ज़्यादा खुराक न खाएं, और वोमिटिंग को और कंट्रोल करना है, ताकि वो ज़्यादा वोमिटिंग ना करें, एक्सरसाइज ज़्यादा ना करें, और हद से ज़्यादा खुराक न खाएं। एनोरेक्सिया में भी है, साइकोथेरेपी है, पेशेंट को समझाना है कि आप ओबीस नहीं है, नॉर्मल है, हद से ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। इसके अलावा मेडिसिन भी, डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? जब कोई फूड खाता है और वो फूड कंटामिनेटेड
कॉन्टामिनेटेड का मतलब है कि इसमें कोई बैक्टीरिया या वायरस हो। क्या क्या करता है बैक्टीरिया या वायरस हो तो या प्रोटोजोआ, ये टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं। टॉक्सिन जो है जब ये फूड में होते हैं तो ये फूड पॉइजनिंग करते हैं। फूड पॉइजनिंग जो हमारा GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वो अपसेट हो जाता है। इसमें क्या होता है, डायरिया हो जाता है। डायरिया, पेन, एब्डोमिनल पेन होता है, फीवर सम टाइम होता है, लेकिन मेन जो है इसमें डायरिया और पेन होता है। मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया है इसमें स्टेपाइलोकॉक्सी है। स्टेपाइलोकॉक्सी है। इसके अलावा ई कोलाई है। इसके अलावा सल्मोनेला है, इसके अलावा हमारे पास कैम्पाइलोबैक्टर, ये है वो बैक्टीरिया, ये कॉमन बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजनिंग करते हैं। इसके अलावा सिम्टम्स हमने बताया जो डायरिया, पेन और फीवर होता है। मसल वीकनेस और पैरालिसिस, ये एक बोटुलिनम होते हैं। बोटुलिनम एक बैक्टीरिया है जो मसल को वीक करते हैं, और मसल वीक करते हैं और इसके अलावा पैरालिसिस काज करते हैं। ये बहुत ख़तरनाक बैक्टीरिया है। बोटुलिनम जो है ये ख़तरनाक है। इसके अलावा कॉमनली जो डायरिया, पेन, फीवर होता है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट मेनली क्या है, बाज़ औक़ात ये स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाता है। फूड पॉइजनिंग जो बैक्टीरिया होते हैं ये ख़ुद ब खुद ये डायरिया में वो बैक्टीरिया बॉडी से निकल जाते हैं और बंदा ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ठीक नहीं होता और ज़्यादा डायरिया होता है तो फिर डायरिया में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होती है। तो डिहाइड्रेशन जो होती है इसको कंट्रोल करना है। इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? फ्लूइड्स और साल्ट से। क्या करते हैं हॉस्पिटल में, उनको IV फ्लूइड्स देते हैं, इंट्रावीनस फ्लूइड्स इसको देते हैं और साल्ट्स देते हैं, और एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया है इसको किल करते हैं। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग ये बाज़ औक़ात सडन होता है, लेकिन ये 4 to 5 आवर्स, और बाज़ औक़ात खाना खाने के जो कंटेमिनेटेड खाना है इसको खाने के चंद दिनों बाद भी ये होता है। तो बाज़ औक़ात हम स्टूल टेस्ट भी करते हैं। स्टूल में देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है या कौन सा वायरस है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होता है। इसके अलावा जो फूड पॉइजनिंग है इसके सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स तो डायरिया है, लेकिन इसके अलावा जो बोटुलिनम है वो मसल वीकनेस और पैरालिसिस भी करते हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस के अलावा जो प्रोटोजोआ है वो भी बाज़ औक़ात फूड पॉइजनिंग करते हैं। इसके अलावा जो हाइजीन होता है, मतलब जो खुराक साफ़ नहीं होता, उसको पहले हम पकाने से पहले हम इसको वॉश करना चाहिए। अगर इसको सही तरीक़ा से वॉश न किया जाए या खुराक खाने से पहले हम हाथ नहीं, सबसे हैंड वॉश करना चाहिए। अगर हैंड वॉश नहीं है, हाथ गंदे है, तो इसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। जो फूड पॉइजनिंग है ये बैक्टीरिया जो है ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ये टॉक्सिन्स की वजह से होता है। जो ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में हम फ्लूइड्स देते हैं, साल्ट्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। बाज़ औक़ात ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है, तो पेशेंट को हम वेट करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा डायरिया नहीं है, तो ये ख़ुद ब खुद भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जब ये इसको ट्रीट न किया जाए और प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये सेप्टिसीमिया काज करता है। सेप्टिसीमिया का मतलब है कि ये जरासीम जो है ये पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, तो ये फिर सेप्टिक शॉक करते हैं जो ख़तरनाक होते हैं। तो इसलिए जब ज़्यादा डायरिया हो, फूड पॉइजनिंग ज़्यादा हो, तो इसको ट्रीटमेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया में क्या होता है, बॉडी में कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी नहीं होती है। मतलब जो H. पाइलोरी नहीं होता, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम भी नहीं होता, लेकिन फिर भी जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो अपसेट होता है। तो इसमें मेनली अक्सर बंदे को पेन महसूस होता है, या पेन नहीं होता लेकिन डिस्कम्फर्ट होता है, और इसमें कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी नहीं होती। नो स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी।
लेकिन फिर भी ये सिम्टम्स होते हैं। इसको बंदे को जो डिस्पेप्सिया में इंडाइजेशन होती है, इंडाइजेशन बाज़ औक़ात उसको परसिस्टेंटली होती है, मतलब हर वक्त उसको इंडाइजेशन होती है। ये कंडीशन जो है ये ज़्यादातर एडल्ट्स में होता है, ख़ासकर मेन में होता है, और ये स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा हो जाता है। डिस्पेप्सिया की सिम्टम्स स्ट्रेस की वजह से, ओबेसिटी की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। जो ओबीस लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग जो है ये डिस्पेप्सिया का रिस्क फैक्टर है। और जो लोग फैटी फूड खाते हैं, फैटी फूड, तो ये सारे जो हैं ये रिस्क फैक्टर्स हैं। डिस्पेप्सिया की सिम्टम्स क्या है? पेन होता है और डिस्कम्फर्ट होता है। इसके अलावा पेन जो है ये अपर एब्डामिन में होता है, और ये इसमें नाजिया होता है। नाजिया मीन फीलिंग टू वोमिट, वोमिटिंग नहीं है लेकिन फीलिंग ऑफ वोमिटिंग है। इसके अलावा जो ये ज़्यादातर मॉर्निंग में नाजिया होता है। नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया जो होता है इसमें ये मंथ्स में बाज़ औक़ात हर हफ्ते या दूसरे हफ्ते में ये सिम्टम्स होते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट सबसे पहले हम कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी को एक्सक्लूड करते हैं, मतलब एच पाइलोरी को एक्सक्लूड करते हैं ताकि कोई अल्सर तो नहीं है या कोई और डिजीज़ तो नहीं है, तो हम इसके लिए ब्लड टेस्ट करते हैं। अगर ब्लड टेस्ट में पता नहीं चला तो फिर हम एंडोस्कोपी करते हैं। ब्लड टेस्ट और एंडोस्कोपी करते हैं। इसमें अगर कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी नहीं हो तो फिर हम इसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन में स्ट्रेस, ओबेसिटी, स्मोकिंग और फैटी फूड, अगर इन चारों को हम अवॉइड करें तो इससे डिस्पेप्सिया काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जो फूड हैबिट्स है, फूड हैबिट्स में सबसे पहले जो है ईटिंग इन स्मॉल पोर्शन। अगर हम खुराक को मतलब ज़्यादा खुराक, एक वक्त पे ज़्यादा खुराक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो बेड टाइम, रात के वक्त देर तक खाना नहीं खाना चाहिए, सोने से फ़ौरन पहले जो हमें ज़्यादातर खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा फैटी फूड्स हमने कहा कि इसको अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेस जो है इसको ओवरकम करना चाहिए। अगर ओवरवेट है तो इसको एक्सरसाइज करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एस्पिरिन, जो कॉमन डिस्पिरिन है या ब्रूफीन है, इसके जो सिमिलर ड्रग्स हैं इसको हमने अवॉइड करने हैं। तो हमने कुछ मेडिसिन्स हैं इसको अवॉइड करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्पिरिन है और फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रूफीन है। तो ये ड्रग्स जो है कॉमन ड्रग्स हैं, इसको हमने अवॉइड करने हैं। ये जो रिस्क फैक्टर्स है इसको अवॉइड करने हैं। तो इससे काफ़ी हद तक जो है डिस्पेप्सिया जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये थे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसीज़ेस।